व्यू 360 में अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में इजाफा, क्या इंसानी हुकूक और खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा? हर बार घर से निकलते हुए मुझे डर लगता है कि हम जिंदा वापस भी आएंगे या नहीं। एहतजाजन अमरीकी झंडे को जलाना अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। जानिएगा अमरीकी परचम के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब परचम को जलाना पहली तरमीम के तहत हक है। और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में बर्मी अजदहे मारने का मुकाबला, सबसे ज्यादा अजदहे मारने पर $2,500 का इनाम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। शुरू करेंगे अफगानिस्तान से, जहां फौज और तालिबान के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ रही है। तालिबान का दावा है कि वो 1 मई से अब तक तकरीबन 100 डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि अफगान हुकूमत के मुताबिक फौज ने अब तक कम अज़ कम 14 अजला को तालिबान के कब्जे से छुड़वा लिया है। तालिबान प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट आज़म न्यूज़ पर जारी की जाने वाली वीडियोज़ में कुछ लोगों को शुमाली सूबे बादगीस में तालिबान का इस्तकबाल करते हुए देखा जा सकता है। इन वीडियोज़ को अब तक आज़ाद ज़राए से इनकी तस्दीक इनफेक्ट नहीं हो सकी है। अफ़गान हुकूमत और मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक शुमाली अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के नतीजे में रूस और तुर्की ने अपने कौंसल खाने बंद कर दिए हैं। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला 90% मुकम्मल हो चुका है। अफ़गान हुकाम का कहना है कि वो अपने शहरियों और गैर मुल्की सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं और तालिबान जीत नहीं सकेंगे। तालिबान को आखिरकार शिकस्त होगी। वो अपने अहदाफ लड़ाई, तशद्दुद और खून खराबे से नहीं हासिल कर सकते। हम पर तमाम शहरियों, तंजीमों और ख़ास तौर पर सिफारती इलाकों को सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी है। तालिबान के बढ़ते हुए असर रसूख के बायस अफगानिस्तान में ख़वातीन अपनी आज़ादी और सलामती से मुतालिक शदीद ख़दशात का इजहार कर रही हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ये काबुल में ख़वातीन का एक शेल्टर होम है जहाँ मर्दों के दाखिले की इजाज़त नहीं। यहाँ आने वाली ख़वातीन जबरी शादी, जिनसी ज़्यादती और मारपीट का शिकार रह चुकी हैं। यहाँ पनाह ली हुई ख़वातीन को किसी ऐसी सूरत हाल का खौफ है जिसमें तालिबान को कंट्रोल हासिल होगा। मुझे लगता है कि यकीनी तौर पर हालात मज़ीद बदतर हो जाएंगे। इंसानी हुकूक की कारकुन महबूबा सिराज ख़वातीन का ये शेल्टर होम चलाती हैं। इनका बदतरीन खौफ ये है कि तालिबान उनकी तौहीन करेंगे, वो इन्हें इस्तेमाल करेंगे, उनसे जिनसी बदसलूकी करेंगे, उनका इस्तेहसाल करेंगे या उन्हें मार डालेंगे। और उनमें से एक माँ को ये खौफ भी है कि इसके दोनों बच्चों को उनका बाप छीन लेगा क्योंकि वो तालिबान में से एक है। इनमें ज़्यादातर ख़वातीन खौफज़दा हैं कि अमरीकी फ़ौज के जाने के बाद अब उन्हें यहाँ तन्हा तालिबान का सामना करना पड़ेगा। तालिबान का दावा है कि ख़वातीन के हुकूक और तालीम के बारे में उनके नज़रियात अब माजी से मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहुत सी ख़वातीन इस पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। इंसानी हुकूक की एक सरगर्म कारकुन फ़ातिमा, जिनका ये असली नाम नहीं है, वो कहती हैं कि तालिबान की जानिब से फ़ोन पर पैगामात मिलने के बाद वो अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए इंतहाई दहशत ज़दा हैं। मैं खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करती हूँ। मैं ख़तरे में हूँ। ना सिर्फ ये कि मैं ख़तरे में हूँ, मेरे बच्चे भी अब ख़तरे में हैं। उन्होंने मेरी बेटी का पीछा किया और फ़ोन पर मुझे पैगामात भेजे। ये मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अफ़गानिस्तान में कई जगहों पर कुछ नौजवान ख़वातीन अपने दिफा और जान की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ गुर सीख रही हैं। मेरा कज़न और चचा एक धमाके में हलाक हो गए। यहाँ तकरीबन हर एक ने ही मौत को देखा है। इन ख़वातीन का कहना है कि उन्हें बखूबी इल्म है कि घरों से निकलते हुए उन्हें किसी भी वक्त ख़तरे का सामना हो सकता है। इनमें से कई तो अपने स्कूलों के करीब होने वाले धमाकों से बाल बाल बची हैं। रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या आप स्कूल जाने से खौफज़दा हैं? मुझे बहुत डर लगता है। हर बार घर से निकलते हुए मुझे डर लगता है कि हम जिंदा वापस भी आएंगे या नहीं। ख़वातीन के एक कैफ़े में कुछ लड़कियों ने कहा कि वो हिजाब नहीं पहनना चाहती। मुझे हिजाब पसंद नहीं है।
لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر طالبان آ جاتے ہیں تو مجھے اسکارف پہننا پڑے گا اور یہ میرے لیے خوفناک ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ علاقوں میں طالبان نے پہلے سے ہی پابندیاں عائد کرنی شروع کر دی ہیں۔ تخار صوبے کے کچھ اضلاع میں خواتین محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اگرچہ یہ خواتین اور لڑکیاں برقع نہیں پہنتی ہیں، لیکن دہشت کی وجہ سے اب وہ اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ برقع کی قیمتیں اب آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہر بار گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے پائے جانے والے تحفظات اور خدشات کو طالبان رد کرتے آئے ہیں۔ طالبان کے مطابق وہ خواتین کو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، تاہم یہ حقوق کیا ہوں گے یہ واضح نہیں ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ طالبان کے خلاف حکومت کی مدد کے لیے اب عام شہری اور ملیشیا گروپوں سے تعلق رکھنے والے افغان ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور بعض علاقوں میں خواتین بھی مسلح ہو رہی ہیں۔ اس کا صورتحال پر کیسا اثر پڑ سکتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کے نمائندے نظر الاسلام، جو اس وقت وزیر اسکائپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نظر، آپ کی بات ہوئی کچھ ایسے لوگوں سے جو ہتھیار اٹھا رہے ہیں، کن خدشات کے تحت وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں؟ جی اسد، اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 1 مئی سے طالبان نے ملک کے شمال میں تقریباً 100 سے زائد اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ روایتی طور پر وہ علاقے ہیں جو طالبان کا اسٹرانگ ہولڈ کبھی بھی نہیں رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے ہی وہ اضلاع پر قبضے کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ جو ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں وہ بھی وہاں پر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ صوبوں میں انہوں نے مردوں کی داڑھی کے حوالے سے کچھ قوانین کے بارے میں باتیں کی اور خواتین کے باہر نکلنے اور برقعے کے بارے میں بھی باتیں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ ماضی کا بھی تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ماضی میں طالبان کی جو دور حکومت تھی وہ کیسی تھی۔ جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو موجودہ 2 اشرے ہیں، جو طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد کی جو گورنمنٹ ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے، ان کو روزگار فراہم کیا گیا اور ان کی ایک امیدیں بن گئی فیوچر کے بارے میں۔ خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی ہتھیار اٹھائے، یہ اگر علامتی ہی صحیح، لیکن وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی خوف ہے کہ جو انہوں نے ترقی کی جو منزلیں طے کی ہیں، مثلاً سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یا وہ جاب کریں، کہیں وہ ان سے نہ چھن جائیں۔ اور ہتھیار کے حوالے سے وہ عالمی برادری کو یہ بھی دکھانا چاہتی ہیں، بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں طالبان کی جو حکومت ہے وہ کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو نظر، افغان صدر نے حال ہی میں ملک کے وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ تک کو تبدیل کیا، کیا اس سے حالات میں کوئی بہتری آئی ہے؟ اگر ہم وقتی طور پر دیکھیں یا پچھلے 2 ہفتے کے ٹائم پیریڈ کو دیکھیں جس میں یہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں تو وہ نہیں تھیں۔ ابھی کل ہی ہم نے دیکھا کہ جب طالبان نے صوبہ بادغیس اور بدخشان کے جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں، قلعہ ناؤ اور اس کے بعد فیض آباد، ان پر جب حملے کرنے کی کوشش کی تو وہ اندر تو چلے گئے لیکن ان کو پسپا کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ افغانستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے ہیلی کاپٹرز اور جنگی طیاروں کا بھی استعمال کیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو شروع میں جو افغان فورسز کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ڈیفینسو تھی، لیکن اب اوور اسٹریچ بھی وہ تھے، تو انہوں نے تقریباً جو میں سمجھ رہا ہوں یا جو ہماری باتیں لوگوں سے ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ محدود علاقے، مطلب جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں یا جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں یا جو اہم سرکاری عمارتیں ہیں، ان کا دفاع جو ہے وہ ہر صورت میں وہ کریں گے۔ اس حوالے سے جب ہماری سیکیورٹی افیئرس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں 2 طرز کی بیسیکلی فورسز ہیں، ایک روایتی فورسز ہیں اور ایک اسپیشل فورسز ہیں۔ تو جو اسپیشل فورسز ہیں ان کو طالبان نے کبھی بھی شکست نہیں دی ہے، اور جو افغان حکومت ہے ان کا استعمال بطور ٹربل شوٹرز کے وہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں اور ان کو بڑی کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ تو اب ساری توجہ اسی پہ دی جا رہی ہے کہ عام فورسز کی بجائے جو ہے
وہ اسپیشل فورسز جو ہے ان پہ دھیان دیا جائے تاکہ ملک کو طالبان کے کنٹرول سے سنبھالا جا سکے. جی نظر میڈیا کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا پہ بھی کریک ڈاؤن کیا ہے طالبان نے, اور اس کے علاوہ اپنے ان کے جو پروپیگنڈا مشینز ہیں دے آر پریٹی مچ ایکٹیو. اس پہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ جی, جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ کیسے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں, اور اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ پھیلاتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو آرم فورسز ان کو سرنڈر ہوتے ہیں تو ان کو وہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں, تو جس سے وہ 2 میسیجز دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ افغان فورسز جو ہیں ان کو وہ سرنڈر ہو جائیں جی. اور اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور وہ بہت آسانی سے جو علاقے ہیں وہ فتح کر رہے ہیں. میڈیا کی جہاں تک آپ نے بات کی تو اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو فائنینشیل کرنچ ہیں جس کی وجہ سے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو کچھ علاقوں میں جہاں پر طالبان نے انٹری دی ہے بہت سارے FM اسٹیشنز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, کیونکہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایز اے پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال ہوں. رائٹ, بہت شکریہ نظر آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا. اور جس طرح کی سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت افغانستان میں, ڈیفینیٹلی اس پہ مختلف قسم کے تجزیات اور مختلف دلچسپ معلومات جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. اس وقت آپ جا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر جہاں پہ آپ کو یہ سارا کانٹینٹ ملے گا urduvoa.com پر, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ہیں ہمارے. facebook.com/VOA اردو کا پیج ہے, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. کسی بھی ملک کا پرچم اس کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. امریکہ میں پرچم عمارتوں پر تو لہراتا نظر آتا ہی ہے, لیکن اسی ڈیزائن کے کپڑے اور جوتے بھی عام پہنے جاتے ہیں اور اسے احتجاجاً جلایا بھی جاتا ہے. جی ہاں, یہاں پرچم جلانے کے حق کو قانونی تحفظ حاصل ہے. یہ حق ملا کیسے؟ نخبت ملک بتا رہی ہیں امریکی پرچم کی دلچسپ تاریخ سے متعلق اپنی اس رپورٹ میں. امریکی پرچم 13 سفید اور سرخ پٹیوں اور نیلی زمین پر لگے 50 ستاروں کے ساتھ یہ ایک ایسا پرچم ہے جسے اس شکل میں پہنچنے میں 184 برس لگے ہیں. 13 پٹیاں ابتدائی 13 نو آبادیوں کو خراج عقیدت ہیں جنہوں نے جنگ کے بعد برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی, اور طے کیا گیا کہ ہر بار جب کوئی نئی ریاست امریکہ میں شامل ہوگی تو اس کے بعد آنے والی جولائی کی 4 تاریخ کو اس کے لیے ایک ستارے کا اضافہ کیا جائے گا. تاہم ریاست پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا کا ایک خاندان دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی ایک رکن بیٹسی راس نے پہلی بار امریکہ کا پرچم تیار کیا تھا, لیکن تاریخ دان اس سے اختلاف کرتے ہیں. امریکی 1870 تک بیٹسی راس کے نام کو اس وقت تک نہیں جانتے تھے جب تقریباً 100 سال بعد ان کے پوتے نے ریاست پینسلوینیا کی ہسٹوریکل سوسائٹی میں کی جانے والی ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ان کی دادی نے پہلا امریکی پرچم بنایا تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ بیٹسی راس نے کانٹیننٹل کانگریس کی فلیگ کمیٹی کو پرچم پر ستاروں کی ترتیب اور شکل کے ڈیزائن میں بھی مدد دی تھی. امریکہ کی فلیگ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق آج 94% امریکی پرچم امریکہ میں ہی تیار کیے جاتے ہیں, جبکہ امریکہ میں درآمد کیے جانے والے 6% امریکی پرچموں میں سے 94% چین سے آتے ہیں. فیلاڈیلفیا میں ہمفریز فلیگ کمپنی نام کا یہ ایک ایسا سٹور ہے جس کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا تھا, اور آج بھی یہ اپنے یہاں آنے والے گاہکوں کو امریکہ میں تیار کیے گئے پرچم فروخت کرتا ہے. لیکن پرچموں کی بیرون ملک سے درآمد نے ایسے کاروباروں کو متاثر کیا ہے. جب امریکہ نے 90 کی دہائی میں پرچموں کو باہر سے تیار کروانا شروع کیا تو اس کا ہم پر بہت اثر پڑا, لہٰذا ہمیں اپنا طریقہ کار قدرے تبدیل کرنا پڑا. 10% of the cost because it's labor and so then we had to shift a little bit. امریکہ ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پرچم کے لیے ایک فلیگ کوڈ بنایا گیا ہے جس کی خلاف ورزی پر جرمانہ اور 1 سال سے کم قید کی سزا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود امریکی پرچم کو بطور احتجاج نظر آتش بھی کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال روزمرہ زندگی میں بھی دیکھنے میں آتا ہے. پہلا وفاقی فلیگ پروٹیکشن قانون 1968 میں ویتنام جنگ کے دوران متعارف کرایا گیا.
जब अमरीकी कौम जंग पर शदीद मुनक़िसम थी। अमरीकी परचम जंग पर एहतजाज करने वालों के लिए एक अलामत बन गया था और वफाकी कानून ने एहतजाज के दौरान इसे जलाने को गैर कानूनी करार दिया। अमरीकी आइन की पहली तरमीम अमरीकियों को आज़ादी राय का हक देती है, लिहाजा अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि परचम को जलाना पहली तरमीम के तहत हक है। अमेरिका में कोई भी शख्स अमरीकी शहरी बनने के लिए हल्फ उठाता है तो वो इस परचम के साथ अपनी वफादारी का अहद करता है। नुकबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। पाकिस्तान में माजूर अफराद के लिए मुलाजमतों का कोटा होने के बावजूद ऐसे अफराद के लिए नौकरी हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। उनके हुनर को मार्केट तक ले जाने की एक कोशिश आप जल्द देख सकेंगे व्यू 360 में। आज इसकी एक झलक। दो तीन फैक्ट्री में गई हूँ लेकिन उन्होंने मुझे काम नहीं दिया। उन्होंने कहा आप तो कर ही नहीं सकती हैं। जिस्मानी माजूर हम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिमाग से माजूर नहीं है। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और खबरिए देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का इलाका एवरग्लेड्स जंगली हयात के लिए जाना जाता है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एवरग्लेड्स को नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। लेकिन यहाँ एक जानवर ऐसा है जिसे मारने की हुकूमत ना सिर्फ हिदायत करती है बल्कि इसका बाकायदा मुकाबला करवाती है, और वो है बर्मीज़ पाइथन, एक ऐसा सांप जो इस इलाके के माहौल के लिए खासा नुकसानदेह है। पाइथन चैलेंज इन दिनों जारी है। आइए देखते हैं इन सांपों को पकड़ा कैसे जाता है। फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में बर्मी अजदहों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रवायती तौर पर जनूबी फ्लोरिडा इनका असली वतन नहीं है और यहाँ उन्हें नुकसान पहुँचाने वाले अवामिल बहुत ही कम हैं। लंबाई में 5 मीटर तक पहुँचने वाले ये सांप पार्क के नाजुक माहौलियाती निज़ाम के लिए ख़तरा बन गए हैं। वो परिंदों, छोटे जानवरों और यहाँ तक कि मगरमच्छ तक का शिकार करते हैं। यही वजह है कि फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने फ्लोरिडा पाइथन चैलेंज यानी इन सांपों को मारने के लिए 10 रोज़ा प्रोग्राम के आगाज़ का ऐलान किया है। बदकिस्मती से इन्हें 20वीं सदी की आखिरी चंद दहाइयों यानी 70 और 80 की दहाई में यहाँ लाया गया था। ज़्यादातर पालतू जानवरों की तिजारत के जरिए दरामद किए गए। बाद में कुछ को हादसाती तौर पर और कुछ को जानबूझकर यहाँ आज़ाद कर दिया गया। इस चैलेंज की अहम बात यह है कि ये यकीनी तौर पर तेज़ी से बढ़ने वाली इस अजदहे की नस्ल और माहौल पर इसके मनफी असरात के बारे में आवाम को आगाह करने से इन्हें इस मसले के हल में शामिल करने में मदद देता है। जब वो इन सांपों के बारे में जानते हैं और इनके शिकार के लिए निकलते हैं तो उन्हें यह भी पता चलता है कि इस नस्ल के सांपों को कंट्रोल करना क्यों दुश्वार है और हमें मुख्तलिफ तरीके क्यों अपनाने हैं। इन अजदहों की तादाद में पिछली 2 दहाइयों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। उनकी मादा एक साल में 50 से लेकर 100 अंडे देती है। अमरीकी फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने सन 2000 के बाद से 13,000 से ज्यादा अजदहों को खत्म किया है, लेकिन उनकी तादाद पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि 2013 के बाद से फ्लोरिडा के हुकाम इस मकसद के लिए मकामी लोगों के दरमियान ये मुकाबला करवा रहे हैं। It was done roughly every 3 years. 2000. ये तकरीबन हर 3 साल बाद होता है, जैसे 2016, 2019 में और फिर 2020 में। हमारे गवर्नर ने, जो शुरू से हमारे इस प्रोग्राम के हक में हैं, हर साल इस मुकाबले की मेज़बानी करने का फैसला किया है। हमारी कोशिशों के नतीजे में फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन का सन 2020 में अजदहे खत्म करने का रिकॉर्ड साल था। हमें पाइथन चैलेंज बहुत पसंद है। दुनिया भर से लोग पाइथन चैलेंज के लिए यहाँ आना चाहते हैं, लिहाजा हम इसे जारी रखेंगे। 550 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल एवरग्लेड्स नेशनल पार्क नए और पुराने शिकारियों के लिए शिकार का मैदान बन जाता है। मुकाबले के लिए सरकारी तौर पर इंदराज करवाना, हिफाजती इक़दामात पर अमल करना और कौमी पार्क की जंगली हयात की बका का ख्याल रखना लाजमी है, और ये भी कि शिकारी सिर्फ इंसान दोस्त एयर गन का इस्तेमाल करें। जिंदा सांपों को मुंतकिल करना मना है।
So this year we're doing cash prizes. इस साल हम 2 कैटेगरीज में यानी पकड़े जाने वाले अजदहों की सबसे बड़ी तादाद और सबसे ज़्यादा लंबा सा पकड़ने पर इनामात देंगे। मुकाबले में शामिल अफराद के भी यकीनन 2 लेवल्स हैं, पेशावर शिकारी और नए आने वाले शिकारी। सबसे लंबे अजदहे पर इनामी रकम $2500 हैं और सबसे ज़्यादा तादाद पर भी $2500 का इनाम है। दूसरे नंबर पर आने वालों को $750 मिलेंगे। पकड़े जाने वाले अजदहों की खालें मलबूसात में इस्तेमाल के लिए फ़रोख्त की जा सकती हैं और उनसे ज़ेवरात भी बनाए जा सकते हैं। अजदहे का गोश्त खाना मौजू नहीं है। एवरग्लेड्स के अंदर पाए जाने वाले अजदहों के गोश्त में मरकरी की सतह बहुत बुलंद होती है। लिलिया एनिसिमोवा के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में आवारा या लावारिस जानवरों की देखभाल के लिए कुछ सरकारी महकमों के साथ साथ कई निजी इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जुड़वा शहरों में जानवरों की सिर्फ एक पनाहगाह है जिसे जानवरों का एक डॉक्टर अपनी मदद आपके तहत चला रहा है। इस पनाहगाह में हमें लेकर जा रही हैं गेतियारा अनीस। इनाम गनी पेशे के लिहाज से जानवरों के ही डॉक्टर हैं। 1 साल कबल उन्होंने जानवरों, खास तौर पर जख्मी और बीमार कुत्तों के लिए अपनी पनाहगाह के दरवाजे खोले। जो हमें सबसे ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन जो फेस करने को मिल रही थी वो स्ट्रे डॉग से रिलेटेड थी। इनकी सबसे ज़्यादा पॉइजनिंग हो रही थी, कलिंग हो रही थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाके में जानवरों की इस वाहिद पनाहगाह में 100 से ज़्यादा जानवरों के रहने की गुंजाइश है, लेकिन बहुत से कुत्ते बीमारी या जख्मों की वजह से ज़्यादा ची नहीं पाते, जबकि तंदुरुस्त हो जाने वाले जानवरों को आज़ाद भी कर दिया जाता है। स्किन के इन्फेक्शंस हो गए, कोई हिट एंड रन का केस है, उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनको एक जगह चाहिए परमानेंटली जहाँ पे आप उनको फीड करते रहें। तो मोस्टली एनिमल्स ऐसे ही होते हैं जो बाकी हेल्दी हो जाते हैं, उनको हम रिहेबिलिटेट करते हैं स्लोली। जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको स्पे न्यूटर करवा के, वैक्सीनेट करवा के हम उनको सेफ लोकेलिटीज़ के अंदर रिलीज़ करते जाते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लावारिस जानवरों की तादाद के हवाले से ठोस सरकारी अदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं हैं। यूँ तो हर साल ही आवारा जानवरों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए बहुत से इकदाम किए जाते हैं, लेकिन ज़िले हुकूमत का कहना है कि अब कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसके बाद आवारा जानवर, खासकर कुत्तों की नस्ल कुशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का दस्तखत कुनिंदा है, जिसमें जानवरों की हिफाजत की शिकें भी शामिल हैं। इस्लामाबाद की ज़िले हुकूमत के अरकान का कहना है कि लावारिस कुत्तों को रेबीज का फैलाव रोकने के लिए भी मार दिया जाता था, लेकिन अब इनकी देखभाल को यकीनी बनाने की पॉलिसी लाई जा रही है। इसका एक ही हल है कि इसको वैक्सीनेट किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। उसके लिए अब हमारी टीम्स बन चुकी हुई हैं। डॉग कलिंग को हमने बैन कर दिया हुआ है। शेल्टर हाउस जो है वो ये होता है कि कोई इंजर्ड हो जाए या कोई बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसके लिए प्राइवेटली जो है वो भी सफिशेंट है। हम एक गवर्नमेंट शेल्टर हाउस फॉर एनिमल्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जानवरों की देखभाल पर आने वाले अखराजात डॉक्टर इनाम अपनी जेब से ही अदा कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें अतियात भी मिलने लगे हैं। डॉक्टर इनाम को उम्मीद है कि वह हुकूमत के साथ मिलकर भी ऐसे इकदाम कर सकेंगे जिनसे गलियों में बगैर खुराक और तिब्बी इमदाद के फिरने वाले जानवरों को सहारा मिल सकेगा, और कुत्तों से प्यार करने वालों के लिए इनका एक पैगाम भी है। हमारी एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक चीज़ को जो समझा जाता है कि जी रोटी जो है वो इनकी प्राइमरी डाइट या प्राइमरी इनका फूड है, जो कि ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ग्लूटेन एलर्जी और बड़ी सीलिएक डिजीज़ टाइप प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अगर आप वाकई कुत्तों को कुछ खिलाना चाहते हैं तो डॉक्टरों के मुताबिक मुर्गी की धुली हुई बोटी इनके लिए एक महफूज ग़िज़ा है। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।